कहां तक हुआ था? बैठिए। विद्युत धारा का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। अरे बोलो ना रे। विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के तीन प्रभाव हैं। कौन कौन? ऊष्मीय प्रभाव, और चुंबकीय प्रभाव, और रासायनिक प्रभाव। अब देखो ये तीन गो प्रभाव है विद्युत धारा का। पहला है ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव तीन है। कौन कौन? एक वो है चला ऊष्मीय प्रभाव, कि करंट देंगे या ऊष्मा जनरेट होगा तो उसको विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहेंगे? ऊष्मीय प्रभाव। दूसरा चुंबकीय प्रभाव। करंट देने के बाद कोई भी तार चुंबक के रूप में बिहेव करेगा। करंट देने के बाद कोई भी तार चुंबक के रूप में व्यवहार करेगा तो उसे विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव। अगर हम किसी तार को करंट दिए और वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो उसको हम लोग विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव। कौन प्रभाव कहेंगे? चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। और विद्युत धारा अगर दिए केमिकल इफेक्ट हो गया तो रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा दिए ऊष्मा जनरेट हुआ, कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा दिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा दिए केमिकल इफेक्ट जनरेट हुआ, रासायनिक प्रभाव। जैसे आप H2O में करंट का प्रवाह कर दिए जल में, तो वो H प्लस वो H माइनस में टूट जाएगा। इसको विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? रासायनिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। करंट दिए, जैसे हीटर ले लीजिए, करंट दिए गर्म हो गया तो कौन प्रभाव? उसमें प्रभाव। करंट दिया चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। कोई तार में करंट दिया वो चुंबक बन गया, वो कौन प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। क्लियर? तो इसकी खोज की थी किसने? जूल ने। इसकी खोज की थी, चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी H.C. ऑरेस्टेड ने, और इसकी खोज की थी फेराडे ने। किसने की थी? आइए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव जो जूल ने कहा था, वो कहा था H बराबर होता है I² RT। क्या कहा था दोस्त? H बराबर I² RT। I क्या है? धारा। R क्या है? प्रतिरोध। T क्या है? समय। ये कहता है कि अगर ये कोई हीटर है, मान लीजिए, क्या है ये? अगर ये हीटर है और इससे करंट का प्रवाह हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है, आई करंट प्रवाहित हो रहा है, आर प्रतिरोध है, तो टी समय के बाद उससे एच उष्मा निकलेगा। अगर किसी हीटर से आई धारा प्रवाहित हो, आर प्रतिरोध हो, तो टी समय के बाद उससे एच उष्मा निकलेगा। एच बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²RT। I²RT। एच बराबर I², भी बराबर IR होता है। एक आई एक आर को मिला के भी लिख दें, एक आई और एक आर को मिला के भी लिख दें, एक आई बच जाएगा इंटू टी। एक फॉर्मूला ये भी होता है। एच बराबर भी इंटू आई को पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी इज इक्वल टू क्या होता है? भी आई इंटू टी। एच बराबर I² को हम लिख सकते हैं V²/R², चूंकि आई बराबर होता है V/R। आई बराबर क्या होता है रे? तो I² को हम क्या लिख सकते हैं? V²/R² इंटू आर इंटू टी। ये आर गया, V²/R इंटू टी। बोलो हाँ। H बराबर I²RT।
आई और आर को भी लिख देंगे तो भी आई टी, अब भी और आई को पी लिख देंगे तो पी इंटू टी। बोलो, आई स्क्वायर को हम भी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी लिखेंगे, यानी भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। क्लियर? आप देखो, ये तीन फॉर्मूला है इसका। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर भी आई टी और H बराबर पी इंटू टी। कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार, H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहते हैं? ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज किसने की थी? जूल ने। इस प्रभाव के अनुसार H बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होता है? जहां H उत्पन्न ऊष्मा है, I धारा है, R प्रतिरोध है और T क्या है? समय। T क्या है? समय। H बराबर एक और फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू टी, भी स्क्वायर बाय आर इंटू टी और भी आई टी। इसकी खोज जूल ने की थी, इसलिए इसे जूल के प्रभाव के नाम से जाना जाता है। 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर कितना होता है? 36 गुना 10⁵ जूल। अच्छा, इसकी खोज किसने की थी? जूल ने। किसने की थी? न, 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 न। इसको चला ठीक कर लो, ये हो जाएगा 1055 जूल। काट के ठीक करो, लिखा हुआ है, नेवल एडिशन में हम ठीक किए थे। हाँ, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बोलते हैं इसको। बराबर होता है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बराबर 1055 जूल। ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बोलते हैं इसको। आप देखो, कहते हैं इसके एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक प्रेस, हीटर और बल्ब। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक प्रेस में चला सबसे नीचे एक प्लेट होता है स्टील का। किसका प्लेट होता है? उससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए, किताब में हम ऐड कर दिए हैं नया वाला एडिशन में, कि टंगस्टन और नाइक्रोम, टंगस्टन और क्या? नाइक्रोम। इसको हम लोग कहते हैं लाइटिंग एलिमेंट। कौन एलिमेंट कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। टंगस्टन को हम कौन एलिमेंट कहते हैं? लाइटिंग एलिमेंट। क्यों कहते हैं वो भी देख लो। क्योंकि प्रकाश और उष्मा की अगर हम बात करें तो ये प्रकाश अधिक देगा, उष्मा कम। ये प्रकाश कम देगा, उष्मा अधिक देगा। तो उष्मा अधिक देगा तो ये हीटिंग एलिमेंट हो गया। नाइक्रोम की अगर हम बात करें तो ये हीटिंग एलिमेंट है। क्यों है हीटिंग एलिमेंट? क्योंकि दोस्त मेरे ये प्रकाश कम देगा और उष्मा अधिक। टंगस्टन लाइटिंग एलिमेंट क्यों है? इसका प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? बल्ब और कहां करते हैं? इसका उपयोग हम लोग बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। इसका उपयोग कहां करते हैं? हीटर में और आयरन में करते हैं। इसको लिख लो चला अलग से। देखो ना ये किस्मत की मरम। हो गया? हेलो।
एक होता है चला हीटिंग एलिमेंट और एक क्या होता है लाइटिंग एलिमेंट। टंगस्टन कौन एलिमेंट है लाइटिंग एलिमेंट, नाइक्रोम कौन एलिमेंट है हीटिंग एलिमेंट। ये किस्मत की मत। हो गया। अब देखो यह है इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस में हमको हीट चाहिए कि लाइट चाहिए। हीट चाहिए तो वो स्टील का प्लेट लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग नाइक्रोम का क्वाइल लेते हैं। किसका क्वाइल लेते हैं, क्वाइल किसका लेते हैं, नाइक्रोम का क्वाइल लेते हैं। किसका क्वाइल लेते हैं, नाइक्रोम का क्वाइल लेते हैं। किसका क्वाइल लेते हैं, ध्यान से समझना। हमने कहा कि अगर 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 ये स्टील का प्लेट है, इसके ऊपर नाइक्रोम का क्वाइल लेते हैं। किसका क्वाइल लेते हैं, और इसके नीचे अब्रक का प्लेट रहता है। देखो ये उल्टा हो गया, इसके ये स्टील का प्लेट है, स्टील के प्लेट के ऊपर अब्रक का क्वाइल, अब्रक का प्लेट होता है, अब्रक के प्लेट के ऊपर क्वाइल रहता है। ये स्टील का प्लेट आई किसका, अब्रक आई नाइक्रोम ना। अब देखो जैसे एकरा में हम करंट देते हैं गर्म होता है। ये अब्रक उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है, तो ये उष्मा को इस प्लेट में जाने देगा, जाने देगा तो हम रगड़ के आयरन कर लेंगे। नहीं समझा, जैसे चला आप इसको ऐसे समझिए, मोबाइल देखें तनी बाबू, व्हाट्सएप खोल के देना। फाइनल में क्या हुआ रे, ये क्या यार जीत गया ना, मजा नहीं आया फाइनल में ना। हम तो देखे 4 विकेट चल गया था, हम बंद कर दिए। ई क्वाइल है ना, उसके नीचे ही अब्रक है, ये सेकंड वाला, सबसे नीचे ये स्टील का प्लेट है। एकरा में करंट दोगे तो गर्म होगा, गर्म होने के बाद ई उष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। इसमें उष्मा जाने देगा लेकिन विद्युत नहीं जाने देगा, तो हम लोग ई गर्म होगा तो ई गर्म उष्मा इससे होते हुए इसमें आएगा, हम लोग को यूज में आ जाएगा। आपको पूछेगा अब्रक क्या है, उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। क्वाइल किसका होता है, टंगस्टन का। किसका, नाइक्रोम का। किसका क्वाइल होता है, नाइक्रोम। जिसमें हम करंट देते हैं तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अब देखो इसमें अब्रक की एक प्लेट होती है। किसकी प्लेट होती है, जो उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक, जिस पर नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की कुंडली होती है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। कौन गर्म होता है, नाइक्रोम। और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। अब आ जाओ हीटर, हीटर में देखो ई जो क्वाइल आपको दिख रहा है ये नाइक्रोम का है। किसका है, ही जो आपको दिख रहा है नहीं, चीनी मिट्टी है। क्या है ये है रे, पोर्सिलीन का भी सेम गुण है। ये जो चीनी मिट्टी है ये उष्मा विद्युत दोनों का कुचालक है। किसका कुचालक है, तो ये जो गर्म होगा तो ना उष्मा को नीचे जाने देगा और ना ही विद्युत को नीचे जाने देगा। तो आपको कहेगा बताइए हीटर में किसका क्वाइल होता है, नाइक्रोम का। कहेगा वो किसकी मिट्टी पर रखा हुआ होता है, चीनी मिट्टी पर, जो उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है, कुचालक है। इसमें किसका एक प्लेट होता है, अरे किसका प्लेट होता है, चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है, जो उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है, कुचालक। इस प्लेट पर नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम की बनी मिश्र धातु की एक क्या होती है, कुंडली होती है। आ जाओ बल्ब में, बल्ब में तो लाइट ज्यादा चाहिए ना, इसके लिए टंगस्टन की नाइक्रोम,
भैया बल्ब लेते हैं, बल्ब में एक फिलामेंट होता है, एक कांच का बर्तन लेते हैं, किसका बर्तन लेते हैं? ये फिलामेंट होता है किसका? टंगस्टन का होता है। ये बर्तन किसका होता है? कांच का। पहले क्या था चला, इसमें बल्ब में पहले निर्वात भरा जाता था। क्या भरा जाता था? बाद में पहले निर्वात, बाद में इसमें आर्गन या नाइट्रोजन बना जाने लगा। पहले जो फिलामेंट था ना, वो कार्बन का था, बाद में फिलामेंट किसका हो गया? टंगस्टन का। पहले कार्बन का फिलामेंट था, बाद में किसका फिलामेंट हो गया? टंगस्टन। तो पहले बल्ब में निर्वात भरा जाता था। तब एक बात बताओ, निर्वात रहेगा तो उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा कब होता है? जब गैस रहता है। चालन संवहन विकिरण पढ़ा है? तो संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचालन कब होता है? द्रव या गैस में। अगर निर्वात रहेगा, इसमें गैस रहबे नहीं करेगा, तो उष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा हो पाएगा? क्योंकि गैस रहेगा तो हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। सब उष्मा यहीं रहेगा, यहीं रहेगा तो जला देगा। बोलो रे। इसीलिए बल्ब में क्या भरा जाने लगा? आर्गन या नाइट्रोजन। आर्गन या नाइट्रोजन। इसमें कांच का एक बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन धातु का बना फिलामेंट होता है। इस तंतु का गलनांक एवं प्रतिरोध क्या होता है? क्या होता है? अरे टंगस्टन का गलनांक प्रतिरोध उच्च न होता है, परंतु यह उच्च तापमान पर ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात जल जाता है। इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा नहीं हो पाने के कारण टंगस्टन पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आजकल बल्ब में क्या भरा जाने लगा? नाइट्रोजन या आर्गन। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री। अब है चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? अगर जैसे दो प्रकार का चुंबक होता है, यह अस्थाई चुंबक है। कौन चुंबक है ये? इसमें आप इसको सटाइएगा, इस सट जाएगा, बोले वह नहीं करेगा। ये कौन चुंबक है? ये अस्थाई चुंबक है, ये अस्थाई है। बोलो रे। इसको अभी सटा देंगे, अब ये चुंबक बन जाएगा। नहीं समझा? अगर किसी चालक तार में, आप कभी ऐसा देखे हैं चला टावर वगैरह पे 33,000 का पोल जो सप्लाई जाता है, उसमें कभी ऐसा देखे हैं कि करंट का सप्लाई दिए और चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, यहां पर लिखा हुआ होता है डेंजर? नहीं देखे हैं? अगर आप कभी देखा, यहाँ हड्डी का सीन रहेगा, यहाँ एगो मुंडी रहेगा, नहीं देखा है? ये जो डेंजर लिखा हुआ रहता है चला, ये डेंजर क्या है? लिखल रहता है इससे ऊपर ना जाए। सुना है? देखा होगा तो जरूर देखा होगा। क्यों लिखा हुआ होता है जबकि तार तो ऊपर में है? इसलिए लिखा हुआ होता है कि तार में जब करंट का प्रवाह करोगे ना, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युतीय क्षेत्र तो है ये है, विद्युतीय क्षेत्र जो है वो तो है ये है, चूंकि करंट का प्रवाह है, लेकिन इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। तो जैसे आप इससे ऊपर जाइएगा, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, आयरन चुंबक के प्रति आकर्षण का गुण रखेगा, चुंबक आपको खींच लेगा और खींच के चुंबकीय क्षेत्र आपको खींच लेगा और विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा, और आपका मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए लिखल रहता है इससे ऊपर ना जाए, न तो बोरा में चल जाइएगा। तो जैसे आप इससे ऊपर जाइएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका इतना तेज होगा कि आपको खींच लेगा और खींच के विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा। लेकिन अगर आप कहेगा तो इस सब तार में कहीं नहीं होता, इस सब तार में होता है लेकिन बहुत कम, जो हमको खींच नहीं पाएगा। जैसे ये चुंबक है, एकरा से हम चाहेंगे ट्रेन को खींच लें, खिंचाएगा? नहीं खिंचाएगा ना। वैसे ही हम इस तार में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उससे हमको कोई असर नहीं पड़ता। अगर कोई गतिशील आवेश है, चार्ज है, गतिशील विद्युत धारा है,
उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युतीय क्षेत्र भी। लेकिन अगर कोई अस्थिर आवेश है, इसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है? विद्युतीय क्षेत्र। नहीं समझा? अगर कोई चालक तार है, उससे हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। बोलवे नहीं करेगा। लेकिन अगर बैटरी है और उसमें आवेश अस्थिर है तो उसके चारों तरफ खाली क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र। इसीलिए देखना किसी बैटरी पर लिखल रहता है कि इसके नजदीक ना जाने तो कोपचा में चल जाइएगा, लेकिन इस पर लिखल रहता है। अब गौर फरमाइएगा, हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होगा। यह खोज एचसी और स्टेड ने किया था। किसने किया था? कहते हैं विद्युत धारावाही चालक, चुंबकीय प्रभाव, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। अगर कोई चालक तार जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज कौन किया? एचसी और स्टेड। इसका आधारित उपकरण है गैल्वेनोमीटर, आमीटर और कौन? वोल्टमीटर। घंटी, पंखा, मोटर। अब रासायनिक प्रभाव क्या है? रासायनिक प्रभाव की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। जैसे आप एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें वो चला लोहा ले लो, एगो ले लो कॉपर। एगो लोहा ले लो, एगो क्या ले लो? कॉपर। इसमें भर दो विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो कि नहीं हो? हाँ, इसमें ले लो विद्युत अपघट्य। बहुत बढ़िया बात। अगर जिस पर परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है, जिस पर परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है एनोड की कैथोड? हाँ, उसका ले लो एनोड। और जिस पर परत चढ़ाना है उसका क्या ले लो? कैथोड। ये प्लस ये माइनस। जिसका परत चढ़ाना प्लस बोले तो एनोड की कैथोड, और जिसका परत चढ़ाना है क्या लेना है? कैथोड। अब होगा क्या? लोहा पर कॉपर का परत चढ़ जाएगा, देख लो बढ़िया से। हमने कहा अब ये लोहा लोहा नहीं दिखेगा, अब कैसा दिखेगा? कॉपर दिखेगा। जिसका परत चढ़ाना है एनोड और जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। उल्टा कर दोगे फिर एक परत एक पर चढ़ जाएगा। याद ना रहे तो आप ऐसे याद रखो, क पहले कि प पहले, ए पहले कि पे के पहले। जिसका एनोड, जिस पर कैथोड। क्लियर? ये जो बर्तन है ना, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? विद्युत अपघटनी सेल, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टा मीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टा मीटर। इस बर्तन को कहते हैं। वोल्ट मीटर अलग है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है, वोल्टा मीटर एक बर्तन है। वोल्टा मीटर क्या है? बर्तन। तो कहते हैं इसको कहते हैं, चलो ये विद्युत अपघट्य है। जिसका परत चढ़ाना है उस पर क्या लेते हैं? एनोड। और जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। ये बर्तन को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टा मीटर। अब गौर फरमाइएगा, अम्लीय विलयन में से कोई भी विलयन ले लो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। और यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? रासायनिक। इसकी खोज कौन किया? माइकल फेराड। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। अब विद्युत अपघट्य में हम बोले थे धारा का प्रवाह किसके कारण?
आयन के कारण ना, धन और ऋण। चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। बोलो। तापमान बढ़ने से विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। अब प्रतिरोध घटेगा, चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टमीटर की वोल्टामीटर, वोल्टामीटर कहते हैं। देखो विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं? वह गोल जो विद्युत का क्या हो? सुचालक, H2SO4HNO3। और विद्युत अनपघट्य वह गोल जो विद्युत का क्या हो? कुचालक। ये सब विद्युत का क्या है? कुचालक। H2O में बताओ, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह होगा? तो विद्युत अपघट्य है कि अनपघट्य है? क्या है? अब फेराडे का विद्युत अपघटन का नियम ही देखो क्या है। ये कहता है, ये मान लो ये बैटरी जो लगा हुआ है इसका आवेश Q है, तो जितना ज्यादा बैटरी आवेश होगा उतना ही ना कैथोड पर धातु जमा होगा। बैटरी का आवेश खत्म तो इस पर जमा होना खत्म। बोलबे नहीं करेगा। तो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान बैटरी के आवेश के समानुपाती होगा। बोलो ना रे। ये जो कैथोड पर जो जमा होगा धातु तबे तक होगा जब तक बैटरी चार्ज रहेगा। एम समानुपाती क्या हो जाएगा? क्यू। अब इसको अगर हम करते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, जेड क्यू हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। जेड को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं? एम बराबर जेड। क्यू के जगह पर हम लोग आई टी लिख सकते हैं। क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? जेड आई टी हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। एम बराबर अगर जेड क्यू है तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? एम बाई क्यू। एम बाई क्यू बोले तो के जी आप बटा कुलम, के जी पर कुलम हो जाएगा। यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रा के जी बटा कुलम। के जी बटा क्या? कुलम। फिर से देखो, कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा वो आवेश के समानुपाती होगा। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, इक्वल टू आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो एम बराबर जेड इंटू क्यू। जेड के जगह पर क्या आ जाएगा? क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा? आई टी। तो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान एम बराबर क्या हो जाएगा? जेड आई टी। विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान एम अपघट्य से प्रवाहित आवेश के क्या होगा? समानुपाती होगा। एम समानुपाती क्यू। समानुपाती का चिन्ह हटेगा, क्या आएगा? आई टी। अरे क्यू के जगह पर क्या आएगा? आई टी। एम बराबर क्या हो जाएगा? जेड आई टी। जेड क्या है? धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? केजी पर कुलम। बताओ एक फैराड बराबर कितना कुलम? हाँ, आयकर कोई काम नहीं है। किताब में काटा हुआ होगा, नहीं काटा हुआ है तो काट दो। काटा हुआ है कि नहीं? है। आयकर कोई काम नहीं है। चला, अब बता। रासायनिक प्रभाव का एग्जांपल है सेल, विद्युत लेपन, धातु का निष्कर्षण है, प्रिंटिंग, शेलों की ध्रुवता ज्ञात करना, जिसमें तुमको ये को पढ़ना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल डीसी के साथ होती है। किसके साथ? यही है चला इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक का परत दूसरे पे चढ़ जाएगा। देखो ना ये तो मत की, इसका परत देखो इस पर चढ़ गया। आयरन पर चांदी का परत देखो चढ़ गया। तो ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। विद्युत लेपन यही है चला, विद्युत लेपन है ही। बोलो रे। जिसका परत चढ़ाना है एनोड, जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। हम ये कह सकते हैं एनोड से धातु पहले विद्युत अपघट्य में जाती है, विद्युत अपघट्य से किस पर जमा हो जाती है? किस पर जमा हो जाती है? कैथोड पर जमा हो जाती है। जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका क्या लेते हैं? एनोड। तथा जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका क्या लेते हैं? कैथोड। और फिर इसी धातु का क्या लेते हैं? विद्युत अपघट्य। जब अपघट्य से विद्युत धारा, इस सब का जरूरत नहीं है, सीधा इसे लिखो। हम नवका किताब में लिख दिए, नया वाला अगर आपके पास होगा। एनोड से धातु जाएगा कहाँ? इलेक्ट्रॉन एनोड से कहाँ जाएगा? विद्युत अपघट्य में। विद्युत अपघट्य से किस पर जमा हो जाएगा? कहाँ जमा हो जाएगा? कैथोड पर। कौन धीरे धीरे पतला होगा, कौन धीरे धीरे मोटा होगा? एनोड से जा रहा है तो पतला हो जाएगा, और कैथोड धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मोटा। एनोड धीरे धीरे
पतला होगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होगा। एनोड धीरे धीरे पतला होगा, कैथोड धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होगा। नबका में ठीक है। एनोड धीरे धीरे पतला होगा और कैथोड धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होगा। बता, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एनोड से कहां जाएगा, विद्युत अपघट्य में। विद्युत अपघट्य से कहां जाएगा, कैथोड पर। तो पतला धीरे धीरे कौन होगा, एनोड। मोटा धीरे धीरे कौन होगा, कैथोड। ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग केवल डीसी के साथ की एसी के साथ, अरे पीछे पढ़ाए हैं ना। ट्रांसफार्मर में केवल एसी। बहुत बढ़िया। विद्युत लेपन में जिस पर लेपन किया जाता है उसका क्या लेते हैं, कैथोड। जिसका एनोड, जिस पर क्या, कैथोड। बोलो रे, जिसका परत चढ़ाते हैं एनोड और जिस पर परत चढ़ाते हैं कैथोड। सही की गलत। जिसका परत चढ़ाते हैं एनोड की कैथोड, एनोड और जिस पर परत चढ़ाते हैं कैथोड। क्लियर है। अब बताओ, टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च की निम्न। टंगस्टन और नाइक्रोम का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन लाइटिंग एलिमेंट है, नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट। तो लाइटिंग एलिमेंट होगा तो बल्ब और ट्यूबलाइट में, हीटिंग एलिमेंट होगा तो किसमें, हीटर में। बोलो ना रे, क्लियर है। जिसका परत चढ़ाएंगे एनोड, जिस पर परत चढ़ाएंगे कैथोड। कौन पतला होगा, एनोड। मोटा कौन होगा, कैथोड। विद्युत अपघट्य कहेंगे जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जिससे नहीं होगा विद्युत अनअपघट्य। क्लियर। इसके पास चला, 4th एडिशन की बुक है और पूरा क्लास किया है शुरू से, फिजिक्स शुरू से पूरा क्लास किया है। जो सुधरवाए हैं सुधारा है। देखें तो नहीं बुक। केमिस्ट्री भी कोई है जो किया है पूरा, कोई बच्चा। अरे नहीं डांटेंगे, बोलो नहीं यार। तुम किताब दी है, केमिस्ट्री तुम पढ़ी है शुरू से लास्ट तक। बुक खो गया था वो कर, हम की करें। जो सुधरवाए हैं सुधारा है ना। और कोई है जो केमिस्ट्री किया हो, पूरा किया है, जो सुधरवाए हैं सुधारा है। लाओ किताब। 5th एडिशन आज चला फाइनल होना है, देखते हैं कुछ कुछ करेक्शन होगा, चढ़वा देंगे। केमिस्ट्री पूरा शुरू से लास्ट तक किया है। 2 क्लास छूटा है, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। किसी के यहाँ रूम है, रूम या बेड किसी के यहाँ खाली है, मदद कर दो इसकी। है नहीं है किसी के यहाँ, देखो बेड वेड कुछ भी खाली हो। है हमारे यहाँ है, लेते जाओ। दिलवा दो दिलवा दो।